जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपीएससी 2025 में मूल विधि और संविधान के जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, यह वीडियो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन में। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो है लगभग 40 प्रश्नों को देखा था। आज हमारा जो है ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग 41वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा 41 प्रश्न लिखा है कि भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल किन कृत्यों का पालन करता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात उपाय का। बी की बात करेंगे तो साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों के समन्वय का। सी की बात करेंगे तो साइबर आपात को पूर्वानुमान करने और चेतावनी देने का। और डी की बात करेंगे तो डी जो हमारा लिखा है उपयुक्त सभी, है ना। तो डी हमारा क्या लिखा है, उपयुक्त सभी। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। इसमें जो पूरा तीनों ऑप्शन सही है, तीनों क्या है, सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70(ख)(4) के अनुसार भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल निम्नलिखित कृत्यों का पालन करता है। इसमें किसके लिए किसके पालन करता है, तो साइबर आपात संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रयास। दूसरे की बात करेंगे तो साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान और चेतावनियाँ। ठीक है, तीसरे की बात करेंगे तो साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात उपाय। चौथे की बात करेंगे तो साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों का समन्वय। पाँचवें की बात करेंगे तो साइबर आपात की सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, निवारण, प्रतिक्रिया और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत, सलाह, अति संवेदनशील टिप्पणी और श्वेत पत्र जारी करने तथा। और इसकी बात करेंगे तो हमारा जो लास्ट है, साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य क्रिया जो विहित किए जाएँ। ठीक है, तो ये सब जो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें प्रश्न लिखा है 42, इसमें लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत पर। बी की बात करेगा तो संपूर्ण भारत पर। सी की बात करेगा तो केवल कुछ राज्यों पर। और डी की बात करेगा तो केवल कंप्यूटर अपराधों पर, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो एक है तो संपूर्ण भारत पर जो है लागू है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इसके अतिरिक्त यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन पर भी लागू होगा, है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 43। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए जो अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य व्यवहारों को विधिक मान्यता देने के लिए। बी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल सुकर बनाने के लिए। और सी की बात करेगा तो इसमें जो लिखा है भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन और उससे संबंधित विषयों का उल्लंघन करने के लिए ना। और डी जो लिखा है उपयुक्त सभी के लिए, है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें किस लिए किया गया तो देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य व्यवहारों को विधिक मान्यता देने के लिए। दूसरे की बात करेंगे तो सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाने की सुकर बनाने के लिए तथा। और इसमें 3 की बात करेंगे तो 3 जो लिखा है भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का बंद करने के लिए आदि, है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 44 जो प्रश्न लिखा है, सुरक्षा प्रणाली से सब अभिप्रेत है, कौन कौन है। तो अप्राधिकृत प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त सुरक्षित। बी की बात करें तो साधारण स्वीकार सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप है, विश्वसनीय और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर पर
उपबंधित करना, और डी की बात लिखा है उपयुक्त सभी, है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2ZE के अनुसार सुरक्षित प्रणाली से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ऐसी प्रक्रियाएं जो विपरीत हैं, जो क्या होता है, जो इसमें पहला जो लिखा है अपराधिकर प्रवेश और दुरुपयोग से युक्तियुक्त रूप से सुरक्षित है, विश्वसनीयता और सही संचालन का युक्तियुक्त स्तर पर उपबंधित करता है। गौ की बात करेंगे तो आसाहितकृत करने के लिए युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त है, साधारणतः स्वीकार सुरक्षा प्रक्रियाओं के क्या है तो अनुरूप है ना। तो ये सब इसके क्या है कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 45। इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो पब्लिक की कुंजी, बी की बात करेगा तो विजेट, सी की बात करेगा तो प्राइवेट कुंजी, और डी की बात करेगा तो हैश फंक्शन। इसके उत्तर की बात करूँ तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजेट के साथ जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके किससे किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ पब्लिक की कुंजी, प्राइवेट की कुंजी और हैश फंक्शन के बारे में उपबंध है, किंतु विजेट उपबंधित नहीं है। इस अधिनियम को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स तथा ई ट्रांजैक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करने, ई शासन को बढ़ावा देने और कंप्यूटर आधारित को जो है अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाया गया था ना। तो ये सब इसके कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 46। डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट, बी की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सी की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, डी की बात करेगा तो बैंक बुक्स एविडेंट एक्ट, है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देख सकते हैं इसका डिस्कस में जो लिखा है ध्यान से देखिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है। धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई हस्ताक्षरकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्ह लगाकर अधिप्रमाणित कर सकेगा ना। तो इसका जो है क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 47 की बात करेंगे तो एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। प्राइवेट की आवश्यकता होती है, एन्क्रिप्शन टाइप की आवश्यकता होती है, हैश कोड की आवश्यकता होती है और पब्लिक की आवश्यकता होती है ना। तो कभी भी डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है तो पब्लिक की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3(1) के अनुसार इस धारा के प्रावधानों के अधीन कोई भी ग्राहक अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित कर सकता है। धारा 3(3) के अनुसार कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता की लोक कुंजी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सत्यापित कर सकता है। धारा 3(4) के अनुसार निजी कुंजी को और सार्वजनिक कुंजी को उपयोगकर्ता के जो लिए क्या कर सकता है, इसमें देख सकते हैं इसमें लिखा है कि उपयोगकर्ता के लिए अद्वितीय है और एक कार्यशील कुंजी जोड़ी का क्या करता है तो गठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 48 जो लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों के प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। बी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है। सी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना नहीं जाता है ना। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा है सही है ना। ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन ए सही है, बी की बात करें तो बी सही है, सी की बात करें तो सी और डी की बात करें तो ए बी सी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है ध्यान से। इसमें बोल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 8 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है तो कि इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र स्वीकार नहीं अनिवार्य नहीं है, यह शासकीय राजपत्र के द्वारा भी हो सकता है, परंतु जहाँ शासकीय राजपत्र या इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में कोई नियम विनिमय आदेश उपबोधि अधिसूचना या कोई अन्य सामग्री को प्रकाशित किया जाता है तो वहीं जो है उसका प्रकाशन क्या होता है तारीख
उस राजपत्र की तारीख समझी जाती है और जो प्रथमा किसी प्रारूप में क्या होती है, प्रकाशित हुआ था ना, तो इसका क्या है, इसका डिस्कशन है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 49। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है? ऑप्शन ए की बात करें तो प्रमाणन अधिकारी, बी की बात करें तो नियंत्रक अधिकारी, सी की बात करेगा तो उप नियंत्रक अधिकारी और डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है, तो उसका जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाणन अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 50वां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा को एक असतत खंड है, कौन है, तो पैकेट है, बी की बात करें तो रजिस्टर है, सी की बात करें प्रोग्राम और डी की बात करें बिट। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पैकेट सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक क्या है, असतत खंड है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिशेस, इसमें जो लिखा है ध्यान से, पैकेट सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है ना, ऑप्शन नंबर इससे इसका जो है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं अकाउंट की बात करेंगे तो एक व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है उसे किस रूप में जाना जाता है? नियंत्रक के रूप में, आयुक्त के रूप में, केंद्रीय सरकार के रूप में और प्रमाणकर्ता अधिकारी पदाधिकारी के रूप में। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस भी क्या लिखा है ध्यान से। इसमें जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार एक व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है उसे प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52 जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कोई दस्तावेज रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए की बात करें तो 1.5 लाख, बी की बात करेगा 25,000, सी की बात करेगा 50,000 और डी की बात करेगा 5,000 है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 1.5 लाख रुपये तक उस पर क्या कर सकता है, तो हम लोग जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 44 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कोई दस्तावेज रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर 1.5 लाख रुपये तक क्या कर सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 53। इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जा सकता है। ऑप्शन ए की बात करें 43D, ऑप्शन बी की बात करें 43F, सी की बात करें 43H और डी की बात करें 43A है ना। तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 43H के तहत जो इसे निपटा जा सकता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43H यह प्रावधान करती है कि किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर करके यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा उपभोग किए गए सेवाओं का प्रभार किसी अन्य व्यक्ति पर डालता है तब वह व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार IT एक्ट की धारा 43H के तहत इंटरनेट के उपभोग की चोरी से और संबंधित मामलों का निपटारा भी किया जा सकता है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 54 जो लिखा है ध्यान से देखिए। अपील प्राधिकरण की स्थापना कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, केंद्रीय सरकार करती है, भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी की बात करते हैं राष्ट्रपति। तो अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी केंद्रीय सरकार जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्या लिखा है ध्यान से। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 48 के अनुसार केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अपील प्राधिकरण की क्या कर सकती है, स्थापना करेगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 55। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को अस्पष्ट करने होने के लिए के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, बी की बात करें तो कामन काज एवं पंजीकृत सोसाइटी बनाम भारत संघ, सी की बात करेगा तो आर गांधी बनाम भारत संघ और डी की बात करेगा तो श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ जो है करार दिया गया था। ठीक है, चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस किया लिखा है ध्यान से। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A की असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन में था
और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आलोचना अपराध नहीं होगी जब तक कि वह भारतीय दंड संहिता 1860 की उपबंधों के अधीन नहीं आती हो। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 56। इसमें जो लिखा है ध्यान से, अपराधों का अन्वेषण आईटी एक्ट में कौन कर सकता है। बी ए की बात करेंगे तो पुलिस सब इंस्पेक्टर, बी की बात करेंगे तो पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे का न हो पुलिस अधीक्षक और कोई कांस्टेबल। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर के नीचे का न हो, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के हुए भी कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की व्यक्ति से नीचे का न हो इस नियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा ना। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 57 जो लिखा है, संतोष बीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने के लिए सफल हुआ। वह नियमित रूप से बीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक को पढ़ता रहा। इस सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है ना। तो इसका देखिए मैंने तो इसमें 4 ऑप्शन दिया और 4 ऑप्शन बताना कौन सही है। ऑप्शन ए जो लिखा है, संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत हैकिंग के लिए दायी है। बी की बात करेंगे, संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत अनाधिकृत पहुंच के लिए दायी है। संतोष आईटी एक्ट के अंतर्गत अधिकृत पहुंच के लिए दायी है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो डी जो लिखा है इसमें संतोष भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अति विचार के लिए उत्तरदायी है ना। तो इसमें जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी संतोष आईटी एक्ट के तहत अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए क्या है दायी। ठीक है, चलिए देख सकते हो इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है। इसमें जो लिखा है, प्रस्तुत समस्या में संतोष बीना के ईमेल अकाउंट के पासवर्ड को प्राप्त करने में सफल हुआ। फलस्वरूप वह नियमित रूप से बीना के ईमेल अकाउंट तक पहुंचकर उसकी सभी डाक संदेश को पढ़ता रहा। यहाँ संतोष सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत अनधिकृत पहुंच के लिए क्या होगा दायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 58 जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हैकिंग से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए की बात दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र का अपाधिकृत पहुँच, बी की बात करेंगे दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को समाप्त करना, सी की बात करें दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र सूचना को या आज से समाप्त करना, और डी की बात करें तो डी जो लिखा है दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर या साथ से समाप्त करना है ना। तो इसका उत्तर की बात तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में जो डिस्कस ध्यान से जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत हैकिंग का तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर तंत्र में एकत्र बहुमूल्य सूचना को जानबूझकर या साथ से समाप्त करने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 59। अश्लील पदार्थों का प्रकाशन दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में, ए और बी दोनों में उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस जो ध्यान से लिखा है, अश्लील पदार्थों का प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में दंडनीय अपराध है ना। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 60 जो लिखा है, आईटी एक्ट के अधीन हैकिंग के लिए शास्ति है। ऑप्शन ए की बात करें 3 वर्ष तक कारावास, बी की बात करें 2 लाख रुपए तक जुर्माना, सी की बात करें 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, उपयुक्त सभी सही है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना, ये जो है आईटी एक्ट है अधीन किया था। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस ध्यान से क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के अधीन हैकिंग के लिए कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से हो या 5 लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से क्या है दंडनीय होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज भी हमने जो है लगभग 20 प्रश्नों को देखा था। चैनल पर वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से इसको देख रहे हैं ना, इसको ज़रूर करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।